हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर हमारी काव्य शास्त्र की आज दूसरी क्लास है। कल हम एक क्लास ले चुके हैं, काव्य शास्त्र के क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं और आज हमारी दूसरी क्लास है। उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएगी और आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी भी ये रहने वाली है। तो चलते हैं। सबसे पहले तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप पूरी वीडियो को जरूर देखें, पूरी क्लास को देखें ताकि आपको पूरा फायदा मिल सके। ठीक है, उसके बाद में आप मुझे लाइव सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और कमेंट करके भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो काव्य शास्त्र का डिवीजन हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक सेकेंड बस मैं पेन ले लेती हूँ। ठीक है, तो चलिए। काव्य शोभा करांद धर्मान अलंकारा प्रचक्षते। ठीक है, ये किसकी उक्ति है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? काव्य शोभा करांद करांद धर्मान अलंकारा प्रचक्षते। ये किसकी उक्ति है ये आपको बताना। आप जानते हैं काव्य शास्त्र में जो पंक्तियां वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और यहाँ से जो पंक्तियां हैं वो भी पूछी जाती हैं। तो करेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए में फर्स्ट का हमारा आंसर हो जाएगा दंडी। ये जो पंक्ति है वो किसकी है? तो ये दंडी की है। और आप जानते हैं दंडी दंडी का जो ग्रंथ है वो कौन सा है? तो काव्य दर्श है। ठीक है, काव्य दर्श इनके ग्रंथ का नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। लक्षण ग्रंथ का अर्थ क्या है? लक्षण ग्रंथ का अर्थ क्या है? नायिका भेद, काव्यांग विवेचन, रस निष्पत्ति या फिर गुण दोष। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? काव्यांग विवेचन। लक्षण ग्रंथ का जो अर्थ है उसे क्या कहते हैं? तो काव्यांग विवेचन से जाना जाता है। अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता आचार्य कौन है? अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शंकुक। ठीक है, जो आचार्य शंकुक हैं ये अनुमितिवाद के सिद्धांत का इन्होंने प्रवर्तन किया है, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन है जो रस सूत्र के व्याख्याता नहीं है? आप जानते हैं रस सूत्र के 4 व्याख्याता हैं जिसमें शंकुक, भट्टलोलट, मानव, अभिनव गुप्त, इनमें से किसका नाम नहीं लिया जाता है? तो 4 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वामन का नाम इसमें नहीं आता है। शंकुक, भट्टलोलट, भट्टनायक और अभिनव गुप्त, इसके अलावा यहाँ पर नाम किसका आता है? तो वो आता है भट्टनायक का। ठीक है, ये 4 हैं जो कि रस सूत्र के व्याख्याकार हैं। इसमें वामन का नाम नहीं लिया जाता। द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये किसका ग्रंथ है? पाश्चात्य का क्वेश्चन है। आइए रिचर्ड्स, मैथ्यू आर्नल्ड, लुकोच या फिर क्रोचे। तो द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये किसका ग्रंथ है? तो 5 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आई ए रिचर्ड्स। ठीक है, ये रिचर्ड्स हैं, उनकी पुस्तक है, उनका ग्रंथ है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि 1924 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, 1924 ईस्वी में लिखा गया था। इनके अलावा इनकी एक दो और भी पुस्तक हैं जो कि पूछी जाती हैं। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ठीक है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एक तो ये है, और दूसरे इसके अलावा अगर हम बात करें तो साइंस एंड पोइट्री, ये भी खूब पूछी जाती है, साइंस एंड पोइट्री। ठीक है, ये भी इन्हीं का ग्रंथ है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और साइंस एंड पोइट्री। ये ध्यान रखना है। आगे निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? आपको सभी आचार्यों का अनुक्रम पता होना चाहिए, उनके जन्म यानी कि उनका जो समय था वो पता होना चाहिए। तो भरत मुनि आप जानते हैं सबसे पहले थे, यानी कि दूसरी शताब्दी में थे, और चारों में यही पहला दे रखा है ना। नहीं तो हम यहाँ से अपना एस्टिमेट लगा सकते थे, लेकिन भरत मुनि हमारा सही हो जाएगा पहले वाले पे नंबर पे। और जो दूसरे नंबर पे थे वो थे भामा। भामा 6ठी शताब्दी में थे। ठीक है, भामा किस में थे? 6ठी शताब्दी में थे। भरत मुनि की बात करें तो दूसरी शताब्दी में थे। भामा की बात करें तो 6ठी शताब्दी में थे। अभिनव गुप्त और विश्वनाथ, विश्वनाथ तो आप जानते ही हो, ये सबसे लास्ट में आएंगे क्योंकि ये 14वीं शताब्दी में थे। ठीक है, और अभिनव गुप्त की अगर बात करें तो अभिनव गुप्त किस में थे? तो ये 10वीं 11वीं शताब्दी में आते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें विश्वनाथ सबसे पीछे दे रखे हैं। वैसे भी 14वीं शताब्दी में विश्वनाथ जी आते हैं। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? 10, 5, 3 या 7? तो 7वें में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 मानी है भरत मुनि ने गुण। ठीक है, भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो 10 मानी है, ये आपको ध्यान रखना है। और मम्मट, भामा और आनंदवर्धन, इन्होंने गुणों की जो संख्या वो 3 मानी है। समालोचना दर्श के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है? समालोचना दर्श के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद करने वाले कौन है? तो 8 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर 17वीं शताब्दी में थे और सबसे लास्ट में यही थे, इन्होंने एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किया था।
वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन है? आपसे विरोधी पूछ रहा है, वक्रोक्ति संप्रदाय किसका है, तो ये पता होना चाहिए, और ये इसके विरोधी आचार्य कौन है। तो 9 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वक्रोक्ति संप्रदाय है किसका? वक्रोक्ति संप्रदाय है किसका, ये पता होना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा इसमें हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ। ठीक है, जो वक्रोक्ति संप्रदाय के जो विरोधी आचार्य हैं वो तो हैं विश्वनाथ, लेकिन अगर इनके प्रवर्तक की हम बात करें तो वो कौन है? कुंतक हैं। ठीक है, कुंतक हैं वक्रोक्ति संप्रदाय की, आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ जो भामा है वो उन्होंने इसका शास्त्रीय विवेचन भी किया था। ठीक है, सबसे पहले जो शास्त्रीय विवेचन किया था वो किसने किया था? तो ये भामा के द्वारा किया गया था वक्रोक्ति संप्रदाय का। कार्यत्री और भावयत्री प्रतिभा का विभाजन किस आचार्य ने किया है? कार्यत्री और भावयत्री प्रतिभा का विभाजन किस आचार्य ने किया है? तो 10 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजशेखर। ठीक है, राजशेखर बिल्कुल यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं, भाषा और समाज के लेखक कौन है? तो भाषा और समाज जो रचना है वो किसकी है? तो रामविलास शर्मा की है। ठीक है, रामविलास शर्मा की है भाषा और समाज। इसके अलावा अगर इनकी और रचना पूछी जाती है तो प्रगति और परंपरा। ठीक है, प्रगति और परंपरा ये भी इनकी पूछी जाती है। प्रगति और परंपरा, नराला की साहित्य साधना। ठीक है, साहित्य और संस्कृति ये भी इन्हीं की रचना है। काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ क्या है? परिश्रम, शब्द ज्ञान, लोक ज्ञान या फिर प्रगाढ़ पांडित्य। तो 12 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? शब्द ज्ञान। ठीक है, काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का जो सही अर्थ लिया जाता है वो शब्द ज्ञान से होता है। वेदग्धा भंगी बनी थी, ये किसका सूत्र है? वेदग्धा भंगी बनी थी किसका सूत्र है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंतक। ठीक है, वेदग्धा भंगी बनी थी जो सूत्र है यानी कि ये जो कथन है वो किसका है? कुंतक का है। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? रस गंगाधर ये पंडित राज जगन्नाथ का ग्रंथ है और इसमें इन्होंने किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो 14वें में हमारा राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। ठीक है, शाहजहां की है। ध्यान रखना ये नहीं कि समकालीन थे शाहजहां के ही, 17वीं शताब्दी में और इसी समय पर शाहजहां भी रहे हैं। आगे क्वेश्चन है, काव्य अलंकार किसकी रचना है? काव्य अलंकार किसकी रचना है? भामा, राजशेखर, दंडी या फिर रुद्र भट्ट। तो काव्य अलंकार जो रचना है वो है भामा की है। और भामा कौन थे? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। नाटक को पंचम वेद किसने कहा था? तो ये भरत मुनि ने कहा था। ठीक है, भरत मुनि ने कहा था, ये ध्यान रखना है। काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार कौन है? काव्य अलंकार नाम से जो ग्रंथ है वो तो भामा का है, लेकिन काव्य अलंकार संग्रह के नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा उद्भट। ठीक है, ये उद्भट ने की है। आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं? आचार्य कुंतक तो ये किसके रहे हैं? वक्रोक्ति संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, औचित्य किसका है? ये क्षेमेंद्र का है। औचित्य किसका है? क्षेमेंद्र का है। और रीति किसका है? वामन का है। ठीक है, और ध्वनि की बात करें तो ये किसका है? आनंदवर्धन का है। आनंदवर्धन का है। ठीक है, एकांकी में अन्विति अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? तो एकांकी में काल और स्थान और इसके बाद किसकी गणना की जाती है? एकांकी में कौन से 3 जो पात्र होते हैं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 तत्व होते हैं इसमें, काल, स्थान और कार्य एकांकी के लिए। ठीक है, तो कार्य हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन है जो अनुभाव का एक भेद है? तो इसमें से अनुभाव का एक भेद आहार्य है। अनुभाव के 4 भेद होते हैं। ठीक है, अनुभाव के 4 भेद होते हैं, सात्विक, आहार्य, वाचिक और कौन सा होता है? सात्विक होता है, वाचिक होता है, आहार्य होता है, और इसके अलावा कौन सा होता है? इसके अलावा भाई कौन सा होता है? अरे आंगिक है ना, कायिक होता है। ठीक है, कायिक होता है, ध्यान में नहीं आ रहा था। शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं होता बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति रहती है। काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी है? काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले देने वाले कौन है? तो 22 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले देखो, काव्य में दोष जो निकाला है ना वो सबसे पहले वामन ने निकाला है। ठीक है, वामन निकालते हैं। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है?
भुक्तिवाद या भोगवाद, तो भोग कौन करता है? भट्ट नायक, यानी कि जो नायक होते हैं। स्वर भंग किस प्रकार का अनुभाव है? 24 में आंसर देना है, स्वर भंग किस प्रकार का अनुभाव है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्वर भंग होना। कभी कभी होता है ना, हमारी मतलब बोलती बंद हो जाती है किसी के सामने, या हमने कुछ गलत कर दिया हो, या फिर किसी के डर के मारे हमारा स्वर भंग हो जाता है, बोल नहीं पाते, आंसर नहीं दे पाते, तो वो कौन सा होता है? सात्विक अनुभाव में ऐसा होता है, ठीक है, सात्विक अनुभाव में होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा है जो श्रृंखला मूलक अलंकार है? इनमें से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार है? तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? श्रृंखला मूलक, यानी कि काव्य लिंग, ठीक है, जो काव्य लिंग है ये श्रृंखला मूलक अलंकार है। इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? साधारणीकरण की व्याख्या करने वाले कौन है 26 में? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र बिल्कुल सही है। श्लेष अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? ओहो, चलिए बताइए, श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? तो 27 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, सभंग और अभंग, ठीक है, सभंग और अभंग श्लेष, ये ध्यान रखना है, दो प्रकार के अलंकार होते हैं श्लेष में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? इनमें से शब्द अलंकार कौन सा नहीं है? अलंकार दो प्रकार के होते हैं, हालांकि तीन प्रकार के भी माने गए हैं कुछ विद्वानों के द्वारा, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, ठीक है, श्लेष, वीपसा, उपमा या वक्रोक्ति। तो 28 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये है उपमा अलंकार, ठीक है, जो उपमा अलंकार है ये शब्दालंकार में नहीं आता, बल्कि अपने अर्थ के द्वारा क्या करता है? अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? आचार्य विश्वनाथ का कौन सा कथन नहीं है? रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, इस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। तो 29 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत जो बड़ा सा आंसर होता है ना वो ज्यादातर सही रहता है, इस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है, ठीक है, इसे नहीं है बल्कि ये रस ही है। ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? तो ये आनंद वर्धन का है, ठीक है, ये आनंद वर्धन का ग्रंथ है, और आनंद वर्धन किस शताब्दी में थे ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो 30 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वीं शताब्दी, ठीक है, ये 9वीं शताब्दी में थे ध्वन्यालोक, इन्हीं की कृति है आनंद वर्धन की। इनमें से कौन सा विचारक है जो कि मार्क्सवादी है? इनमें से मार्क्सवादी कौन है? मार्क्सवादी विचारक की बात करें तो यह है जॉर्ज ल्यूकोच, ठीक है, जॉर्ज ल्यूकोच हमारा सही हो जाएगा। बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष कितना है? बायोग्राफिया लिटरेरिया, बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी पुस्तक है ये आपको पता होना चाहिए, तो यह कॉलरिज की, ठीक है, कॉलरिज की पुस्तक है, और ये पाश्चात्य से संबंधित है। बायोग्राफिया लिटरेरिया की जो प्रकाशन वर्ष है वो कितना है? तो ये 1817 ईस्वी, ठीक है, 1817 ईस्वी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? इनमें से कौन सी कृति है जो कि डॉक्टर जॉनसन की है? रेम्बलर, साइंस एंड पोइट्री, इल्यूजन एंड रियलिटी या एस्थेटिक। तो 33 में आपको आंसर बताना है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा रेम्बलर, ठीक है, जो रेम्बलर है इनकी कृति है। रेम्बलर किसकी है? तो डॉक्टर जॉनसन की कृति है। निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? तो नई आलोचना से कौन सा पाश्चात्य विद्वान है जो सम्मिलित नहीं है? तो 34 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पिनगॉर्न, रोला बार्थ, क्लिंट ब्रुक्स या फिर जॉन के क्रो रैनसम। तो रोला बार्थ हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, रोला बार्थ ये नई आलोचना से संबंधित नहीं है, बाकी सभी उनका नाम ध्यान रखना। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? महिम भट्ट के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है 35 में? तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? महिम भट्ट ने अनुमानवाद, ठीक है, अनुमानवाद है महिम भट्ट का, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चंपू के दो भेद कौन से होते हैं? चंपू आप जानते हैं जो गद्य और पद्य, गद्य पद्य मिश्रित जो रचना होती है उसे चंपू काव्य कहा जाता है, और इसके दो भेद कौन से होते हैं? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? विरुद्ध और करम्बक, ठीक है, ये चंपू के दो भेद होते हैं। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? अलंकार और अलंकार्य में अभेद किसने माना है?
भामा, कुंतल, विश्वनाथ या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो 37 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से अलंकार और अलंकार्य में अभेद किसने माना है? तो डॉक्टर सॉरी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है, वे पथु कैसा अनुभाव है? वे पथु किस प्रकार का अनुभाव है? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा सात्विक। ठीक है, वे पथु किस प्रकार का है? तो ये सात्विक है, ये आपको ध्यान रखना है। सात्विक में जो सात्विक अनुभाव होता है उसमें क्या चीजें होती हैं? सात्विक अनुभाव के अंतर्गत जो चेष्टाएं होती है ना वो स्वाभाविक क्रिया के रूप में होती हैं। मतलब पसीना आना या फिर चुप हो जाना, बोलती बंद हो जाना, डर लगना, ये सब सात्विक में आता है। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने दिया था? काव्य का जो अर्थ वैज्ञानिक विवेचन है इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो 39 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है वामन। ठीक है, काव्य के जो अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ है वो वामन के द्वारा किया गया है। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? रस को नाट्य तक सीमित रखने का सबसे पहले विरोध किसके द्वारा किया गया था? तो 40 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा अभिनव गुप्त। ठीक है, अभिनव गुप्त ने किया था रस को नाट्य तक सीमित रखने का सबसे पहली बार विरोध। विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ के नाम में प्रयुक्त किया है, तो ये किसने किया है? जैसे कि विश्वनाथ विश्वनाथ ने लिखा था ना साहित्य दर्पण, तो इसी प्रकार से साहित्य किसके और ग्रंथ में आता है? तो 41 का हमें आंसर बताना है। 41 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है रुय्यक। ठीक है, रुय्यक हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस समा भूयस्तवम, ये किसका कथन है? समास की अधिकता ओज कहलाती है। तो 42 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 में करेक्ट आंसर है हमारा वामन। ठीक है, वामन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है काशी का क्या है? काशी का क्या है? पतंजलि के द्वारा लिखी गई महाभाष्य की टीका, योग सूत्र की टीका, अष्टाध्यायी या वाक्य पदीय की टीका। काशी का क्या होती है? काशी का क्या है भाई? काशी का क्या है? तो ये है अष्टाध्यायी की टीका। ठीक है, पाणिनि कृत जो अष्टाध्यायी है उसकी टीका है काशी का। रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्यम, इसके प्रवर्तक कौन है? रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्यम, इसके प्रवर्तक कौन है? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर 44 में कौन सा हो जाएगा? 44 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रमणीयार्थम, तो ये पंडित राज जगन्नाथ की है। ठीक है, जो कि 17वीं शताब्दी में थे। भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकु का सिद्धांत कौन सा कहलाता है? तो आचार्य शंकु का जो इनमें से सिद्धांत है वो कौन सा है? तो यह अनुमितिवाद। ठीक है, अनुमितिवाद हमारा सही हो जाएगा। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर के वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्म स्वीकार करने वाले आचार्य कौन रहते हैं? वक्रोक्ति काव्य जीवितम, ये जो कथन है वो किसका है? विश्वनाथ, मम्मट, कुंतक या फिर दंडी। तो 46 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है कुंतक। ठीक है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वक्रोक्ति के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? तो कुंतक थे। कुंतक ने ही इनको बढ़ा चढ़ा करके बोला था। ठीक है, इनमें से आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है? आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है? नाट्यशास्त्र भरत मुनि, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट, काव्य अलंकार व्यापक रुद्रट, काव्य प्रकाश मम्मट। तो आचार्य मम्मट की रचना आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? अरे आचार्य मम्मट की रचना तो भाई काव्य प्रकाश ही है ना, काव्य प्रकाश मम्मट, ये इसमें साथ में लिख दिया है। चलो कोई नहीं है, देख लेना। नाट्य शास्त्र भरतमुनि का है, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट का है। ठीक है, और काव्य अलंकार किसका है? काव्य अलंकार व्यापक, तो ये रुद्रट का है। ठीक है, रुद्रट का सही हो जाएगा। ये मैंने पेन से लिख रखा था इसलिए यहाँ पर आ गया है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो है भामा। नेक्स्ट है सुख दुखात्म कोरस कहने वाले आचार्य कौन है? सुख दुखात्म कोरस कहने वाले आचार्य कौन है? तो 49 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र गुणचंद्र। ठीक है, रामचंद्र गुणचंद्र हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन है जो संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन नहीं है? रस, अलंकार, ध्वनि या स्वैनी विज्ञान, शैली विज्ञान। ठीक है, तो संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन नहीं है? 50 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है शैली विज्ञान। ठीक है, जो शैली विज्ञान है
वो संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है। यहाँ पर हमारे वन लाइनर प्रश्न है, हम एक बार इनको देख लेते हैं क्योंकि ये भी इतने ही इंपॉर्टेंट है। अब अलग क्लास क्या लेती तो इसी में 10 मिनट और लग जाएगा। सावधि व्यंजना के प्रकार कौन कौन से हैं? तो ये दो हैं, लक्षणा मूला और अभिधा मूला। ठीक है, ये सावधि व्यंजना के दो प्रकार माने जाते हैं। वाच्यार्थ के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं? तो निश्चित अर्थ, मुख्य अर्थ, अभिधा शक्ति द्वारा ज्ञात अर्थ। ठीक है, वाच्यार्थ के लिए क्या क्या प्रयुक्त होते हैं? तो निश्चित अर्थ, मुख्य अर्थ या अभिधा शक्ति के द्वारा ज्ञात अर्थ। सलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद कौन कौन से होते हैं? तो दो होते हैं, वस्तु ध्वनि और वर्णगत ध्वनि। जिस प्रकार बीज से वृक्ष और वृक्ष से पुष्प तथा फल प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार सबके मूल में रस है। ये पंक्ति किसकी है? तो ये भरत मुनि की है। इन्होंने रस का प्रवर्तन किया था, तो रस का बड़ा चढ़ा करके भाग लिया है। आगे क्वेश्चन है हमारा, ना भाव हिनो अस्ति रसो ना भावो रस वर्जिता परस्पर कृता सिद्धि अस्ति योरान अभिन्ने भवेत। ये पंक्ति किसकी है? तो ये भी भरत मुनि की है। ठीक है, ये भरत मुनि की पंक्ति है, ध्यान रखना। आगे व्युत्पत्ति के अनुसार रस के दो अर्थ कौन कौन से हैं? तो ये हैं द्रवत्व और आस्वादत्व। ठीक है, व्युत्पत्ति के अनुसार रस के दो अर्थ माने जाते हैं, द्रवत्व और आस्वाद्यत्व। ठीक है, ये ध्यान रखना है। रसो ही सुख दुख अवस्था रूपा, ये किसने कहा है? रसो ही सुख दुख अवस्था रूपा, तो ये भोजराज का कथन है। ठीक है, भोजराज ने कहा है। आगे देखना है, विभावा अनुभव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, ये किसका सूत्र है? तो ये भरत मुनि का है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भट्ट लोलट का रस सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? तो ये मीमांसा दर्शन पर आधारित है। भट्ट नायक ने काव्य को व्यापार मानते हुए इसके तीन व्यापारों की कल्पना की है। भट्ट नायक ने काव्य को क्या माना है? तो व्यापार इन्होंने माना है, और इसके इन्होंने तीन व्यापारों की कल्पना की है, जो कि हैं अभिधा, भावकत्व एवं भोजकत्व। ठीक है, अभिधा, भावकत्व एवं भोजकत्व। चित्र तुरंग न्याय का दृष्टांत किसने दिया है? तो ये शंकुक ने दिया है। अर्थ क्रियोपेतम काव्यम, ये किसका सूत्र है? तो ये भरत मुनि का सूत्र है। ठीक है, अर्थ क्रियोपेतम काव्यम, ये भरत मुनि का सूत्र है। आगे चलते हैं, शब्दार्थ सहित काव्यम गद्य पद्यम च तद विद्या, ये किसका कथन है? शब्दार्थ सहित काव्यम, ये भामा का कथन है। ठीक है, शब्दार्थ सहित काव्यम गद्य पद्यम च तद विधा, ये कथन है किसका? भामा का है। वाचाम विचित्र मार्ग नाम निव बंधु क्रिया विधि तई शरीरा काव्य नाम अलंकार दर्शिता। तो ये जो पंक्ति है वो किसकी है? तो ये दंडी साहब की है। ठीक है, शरीर ताप दृष्टार्थ वैविच्छिन्न पदावली, ये भी दंडी की ही पंक्ति है। सा काव्य घटना अनुकूल शब्द उपस्थिति, तो ये जगन्नाथ ने कहा है। ठीक है, ये जगन्नाथ की पंक्ति है। शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप में काव्य हेतु हैं। शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये तीनों काव्य हेतु रूप में है, तो ये मम्मट यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ननु शब्दार्थ काव्यम, ये किसका सूत्र है? ननु शब्दार्थ काव्यम, तो ये रुद्रट का है। ये रुद्रट हमारा सही हो जाएगा। वक्रोक्ति काव्य से जीवितम, वक्रोक्ति काव्य का जीवन है, यानी कि उसकी आत्मा है, तो ये कुंतक ने माना है। तद दोषौ शब्दार्थौ सगुना अवलंकृति पुनः क्वापि, ये पंक्ति किसकी है? तो ये मम्मट की पंक्ति है। आगे है, भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में कितने लक्षणों का उल्लेख किया है? भरत मुनि ने अपना जो ग्रंथ लिखा है नाट्य शास्त्र, उसमें कितने लक्षणों का उल्लेख किया है? तो 36 लक्षणों का उल्लेख किया गया है। सौंदर्यम अलंकार नामक सूत्र किसका है? सौंदर्यम अलंकार, तो ये सूत्र है वामन का। ठीक है, वामन जो कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। शब्द अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं? आगे है, शब्द अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं? तो अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। ठीक है, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। भरत मुनि ने कितने स्थायी भावों का उल्लेख किया है? तो 8 स्थायी भावों का उल्लेख किया है। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, जुगुप्सा एवं विस्मय, ये 8 भाव आपको याद रखने हैं। विभाव के 2 प्रकार कौन से होते हैं? तो आलम्बन विभाग और उद्दीपन विभाग। ठीक है, विभाव है ये, विभाग नहीं है।
अनुभाव 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो वाचिक, आंगिक, आहार्य तथा सात्विक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है काव्य शोभया कर्तारो धर्मा गुना, ये कथन किसका है? काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुना, ये जो कथन है वो वामन का है। ठीक है, वामन का है, ध्यान रखना। सठ सुधरई सत संगति पाई, पारस परस उधातु सुहाई, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ये यमक अलंकार है। सठ सुधरई सत संगति पाई। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर अजो तरियो न ही रयो श्रुति सेवत एक अंग, नाक बास बेसरी लयो बसी मुक्तुनि के संग, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसके अंदर श्लेष अलंकार है। बंदव गुरुपद पदम परागा में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। सोहत ओढ़े प्रीत पट श्याम सलोने गात मनऊ नील मणि सेल पर तब पर्यो प्रभात, इसमें अलंकार कौन सा है? तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार। संत हृदय नवनीत समाना में कौन सा अलंकार है? तो यह व्यतिरेक अलंकार। ठीक है, तो 32 क्वेश्चन हमने वन लाइनर देखे। उम्मीद है कि आपको ये क्लास जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करो भाई। ठीक है, और हिंदी साहित्य आप मेरे साथ में पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं, तो आप डेमो क्लास जाकर के देख सकते हैं। मैंने कल तुलसीदास को पढ़ाया था और आज हम कबीर दास को पढ़ने वाले हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको कुछ बेनिफिट ही होगा, यानी कि बहुत कम हिंदी साहित्य का जो कोर्स है वो केवल और केवल कंप्लीट कोर्स 1399 रुपए में, जिसमें आपको कंप्लीट हिंदी साहित्य पढ़ने को मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद, टेक केयर।